हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं आज का लेक्चर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 1.8। और इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, और उसको कहते हैं जनरल पॉइंट भी कह सकते हैं, और कुछ एक दो क्वेश्चन आंसर और कुछ पिछले चैप्टर का पिछले लेक्चर्स का रिवीजन भी कर लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स लिए हैं डाइपोल पे, उनको प्लीज़ देखिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर से जा करके पिछला लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि उस लेक्चर पे ही बेस्ड है ये टोटली डिपेंड करता है। तो पहले आपको उसको देखना चाहिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। मेरे पास टास्क क्या मिला है आज के लेक्चर में। मेरे पास टास्क ये मिला है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट और जनरल पॉइंट। हमने डिस्कस किया था ना, क्या किया था कि एक जो डाइपोल होता है, डाइपोल कैसा होता है, इस तरह का डाइपोल हम कहते हैं। ये क्या होता है, ये डाइपोल होता है, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2L होता है। कितना होता है डिस्टेंस, 2L होता है। और इसके लिए हमने मेजरिंग पॉइंट्स कौन कौन से, जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस डाइपोल। एक तो हमने किया था जनरल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, और दूसरा था इक्वेटोरियल पॉइंट, और तीसरा है जनरल पॉइंट, या एनी पॉइंट लिख सकते हैं, चाहे जनरल पॉइंट लिख लीजिए। ठीक, तो हमने ये दोनों पॉइंट्स क्लियर कर लिया है। अब ये हमारा टास्क है, इसको हमको करना है आज के लेक्चर में। अब देखिए, हमने जनरल जो एक्सेस पॉइंट है वो हमने कवर कर लिया। यहाँ पे कैलकुलेट करें चाहे यहाँ पे कैलकुलेट करें, बात एक ही है। चाहे यहाँ कैलकुलेट कीजिए चाहे नीचे कैलकुलेट कीजिए, एक ही बात है। अब इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी जो भी पॉइंट्स इसके जस्ट ऊपर की बात करें, चाहे इससे जस्ट पहले की बात करें, ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, जनरल पॉइंट कहलाएंगे। चाहे इस कोऑर्डिनेट में हो, चाहे इसमें हो, चाहे इस कोऑर्डिनेट में हो। बस हमको एक्सियल और इक्वेटोरियल छोड़ देंगे तो बाकी सारे पॉइंट्स कौन से कहलाएंगे, जनरल पॉइंट कहलाएंगे। तो हम आमतौर पे ये जो जनरल पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में लेते हैं विथ एंगल थीटा। किस पे लेते हैं, विथ एंगल थीटा। तो इस कंडीशन को हम आज सॉल्व करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कोई टॉपिक नहीं है बेटा, ये एक तरह से क्वेश्चन ट्रीट किया कीजिए। क्या ट्रीट किया कीजिए कि ये क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है, क्योंकि हमें दो चार्ज की वजह से, ऐसे ट्रीट कीजिए कि दो चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। जस्ट लाइक कि मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी वजह से किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा एक तरह से, और इसका डिराइवेशन भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं इसको आज इसको रफ कर देता हूं, इसको नोट कर लिए होंगे, और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अगर बात होती है मल्टीपल पॉइंट्स की, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल करना पड़ता है। किसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड बाय वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन। इफ इफेक्ट इज वेक्टर, स्केलर इफेक्ट रहेगा तो स्केलर एडिशन। तो ये हमको, हमारे पास ये हेल्पिंग पॉइंट है, ये हमको पता होना चाहिए इस डिराइवेशन से पहले। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, हमको दिया गया है कि एक डाइपोल की वजह से जनरल पॉइंट पर आप कैलकुलेट कीजिए। तो ये हमारा मान लीजिए डाइपोल है, ये हमारा ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L। अब एक बात बताइए, ये जो डाइपोल है ये क्या है, P है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये P है। इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, है ना। तो ये डाइपोल मोमेंट
एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं अपने कैलकुलेशन को आसान कर रहा हूं बेटा, मैं अपने कैलकुलेशन को क्या कर रहा हूं, आसान कर रहा हूं। नहीं तो टफ तरीका भी है, उसको सॉल्व करने में आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही ईजी कैलकुलेशन दे रहा हूं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैंने क्या लिया है कि एक जनरल पॉइंट ये ए पॉइंट है जहां पर मुझे ई नेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ई नेट फाइंड करना है। अब इसकी दूरी ये, अब तो ये हमें पता नहीं ना है बेटा कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे आर का इस्तेमाल है, ये हमको पता नहीं। यहाँ पे भी देखिए आर का इस्तेमाल है इस पॉइंट चार्ज से, ये भी हमको पता नहीं, ठीक है ना। जब हमको ये पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक ऐसे टर्म में लेके चले जहां से मुझे कैलकुलेशन करने में आसान हो, ऐसे तरीके से ले चले हम। तो हमारा डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं, मैं इसको एक रिजॉल्व कर सकता हूं। ये एक डाइपोल मोमेंट है ना, ये देखिए डाइपोल मोमेंट, इसका ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो ये विथ थीटा हमने लिया, जनरल पॉइंट थीटा पे लिया है। तो इसका कॉस कंपोनेंट देखिए, आप जब भी कभी किसी भी वेक्टर का, जैसे ये हमारा बेस लाइन हो गया, ये हमारा कौन सा लाइन हो गया, फिक्स्ड बेस लाइन हो गया। इस लाइन पर अगर कोई फोर्स इस तरह से एक्ट कर रहा है तो इस फोर्स को आप क्या करते थे, रिजॉल्व करते थे। तो रिजॉल्व करने के लिए क्या करते थे, ये देखते ये थीटा होता है, तो थीटा के बाद ये इस पे आ जाता था, एफ कॉस थीटा लिखते थे। क्या लिखते थे, एफ कॉस थीटा। और इस जहां पर एफ कॉस थीटा लिख रहे हैं उसके ठीक परपेंडिकुलर आप क्या लिखते थे, एफ साइन थीटा लिखते थे, ऐसे लिखते थे। ठीक वही काम मैं कर रहा हूं कि मेरा इस बार वेक्टर ऐसे ये है, वेक्टर इस बार ये नहीं है, इस बार वेक्टर क्या है, नीचे है। बेस लाइन क्या है मेरी, ये है, ये बेस लाइन है, ये मेरा बेस लाइन आर है। तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को इस पे कॉस थीटा का है तो इस पे इसका कंपोनेंट लूंगा कॉस थीटा वाला, ठीक है। तो मैंने इसका कॉस कंपोनेंट लिया तो ये वेक्टर कुछ ऐसे करके डिस्प्लेस हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, डायग्राम ठीक से देखिएगा, और ये इसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला फेस और ये नेगेटिव चार्ज वाला फेस, यानी डायपोल। ये हमारा कौन सा लेंथ हो गया, यहां से लेकर यहां तक हो गया पी वेक्टर डायपोल मोमेंट का पी कॉस थीटा वाला टर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा जिस पे था उसके ठीक परपेंडिकुलर आपका पी एफ साइन थीटा है, कॉस थीटा वाले टर्म से ठीक परपेंडिकुलर साइन थीटा वाला टर्म होगा। तो ये कॉस थीटा है तो इसके ठीक परपेंडिकुलर ये वाला टर्म ऐसे, ये क्या हो जाएगा आपका पी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं बेटा, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है इसमें। तो ये हमने इसका ये कॉस थीटा लिया और ये इसका ये साइन थीटा। तो ये वाला जो डायपोल है वो कहलाएगा पी साइन थीटा और ये वाला जो डायपोल है वो कहलाएगा पी कॉस थीटा। और ये जो है वो क्या है, ये जो है ये है हमारा पी डायपोल मोमेंट। डायग्राम समझ में आया, डायग्राम समझ में आ गया। कैलकुलेशन बहुत आसान है। देखिए हमको याद होना चाहिए कि हमने जब एक्सियल पॉइंट पे निकाला था माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके बाद एक्सियल पॉइंट पे हमने जब निकाला था, मैं यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ आपको थोड़ा सा, फिर मैं रफ कर दूंगा। माइनस क्यू प्लस क्यू, एक्सियल पॉइंट पर यहाँ पर पी की ई की वैल्यू क्या आई थी, ये डायपोल मोमेंट था हमारा, ई की वैल्यू आई थी 2kp अपॉन 2kp अपॉन आर का क्यूब। और यही चीज ऑन द आर डिस्टेंस पे, ये यहां से यहां तक क्या था, आर डिस्टेंस था फ्रॉम द सेंटर, और ये भी आर डिस्टेंस पे। ऑन द इक्वेटोरियल ई नेट कितना आया था, यहां पे ई नेट कितना आया था, यहां पे आया था kp अपॉन आर का क्यूब। अब ध्यान से देखिए कि ये जो पॉइंट आप ए ले रहे हैं, यहां पर जो क्यू नॉट आपने एज्यूम किया है, तो यहां पर आपको क्या फाइंड करना है, ई नेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ई नेट फाइंड करना है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से
अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं। अब ये देखिए आपका ये डायपोल मोमेंट हो गया, ये हो गया P cos थीटा। तो इसके अलाउंग ये पॉइंट कैसा है, ये एक्सियल पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑन द एक्सियल कैसा होता है, यही होता है। तो हम इसको E एक्सियल लिख लेंगे, और परपेंडिकुलर होता है किसके, अगर आप साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ पे होता है, इस डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो जो ये डायपोल मोमेंट है, एक डायपोल मोमेंट ये हो गया, इस डायपोल मोमेंट का कॉस कंपोनेंट है, इस डायपोल मोमेंट का साइन कंपोनेंट है। तो साइन कंपोनेंट के ये पॉइंट कैसा आ रहा है, इक्वेटोरियल आ रहा है। इक्वेटोरियल पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो मैं सीधे यहां पे बना दूं। अच्छा एक चीज और देखिए, ये 2 टाइम्स है, ई एक्सियल जो है ऑन द एक्सियल पॉइंट, ये 2 टाइम्स है, क्या है 2 टाइम्स है इसका, है ना। तो इसका ये 2 टाइम्स है, तो ये वेक्टर ज्यादा होगा और ये वेक्टर का लेंथ कम होगा, मैग्नीट्यूड इसका कम होगा, बिल्कुल हाफ होगा, इसके कितना होगा, हाफ होगा। तो नेट किधर से जाएगा, नेट नियर टू द एक्सियल पॉइंट जाएगा विथ एंगल अल्फा। तो ये हमारा कैलकुलेशन पॉइंट ई नेट निकालना है। क्या ये क्लियर नजर आ रहा है आपको, डायग्राम समझ में आ गया कि हम डायग्राम में क्या करने जा रहे हैं, क्लियर है। चलिए ये आपको हेल्प कर रहा है, बिल्कुल हेल्प कर रहा होगा इसको समझने के लिए। इसका बस डायग्राम टफ है बेटा, अदरवाइज ये बहुत ही आसान हो जाएगा अब, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन लिया है। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं और आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन में देखिए हमको ई नेट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ई नेट फाइंड करना है। ई नेट क्या है, ई नेट आपका ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल हम जानते हैं अंडर रूट में क्या हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। लेकिन जो नेट इफेक्ट है उसका बेस से कितना है, अल्फा है, अल्फा भी कैलकुलेट करेंगे। तो 90 डिग्री होगा तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ई एक्सियल का होल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल, मैं इसको शॉर्ट लिखता हूं, ई क्यू ए लिख दे रहा हूं, ठीक है, इससे समझ लीजिएगा, का स्क्वायर। बाकी तो ये कंपोनेंट अपना जो भी कॉस थीटा के साथ होगा प्लस 2, ये वाला कॉस कंपोनेंट 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, ई एक्सियल इंटू ई इक्वेटोरियल इंटू कॉस 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा, हमारे पास रह क्या जाएगा, सिर्फ ये टर्म रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा है रिजल्टेंट में, ठीक है। ओके देखिए अब ई एक्सियल की वैल्यू हमने क्या लिखा था, ई एक्सियल की वैल्यू थी, ई एक्सियल की वैल्यू थी 2kp अपॉन आर का क्यूब, और ई इक्वेटोरियल की वैल्यू क्या थी, kp अपॉन आर का क्यूब। ध्यान दीजिए यहां पे बेटा, kp और 2kp, ये कब था, जब सिर्फ डायपोल मोमेंट की बात हो रही थी। अब हम डायपोल मोमेंट के रिजोल्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, अब यहां पर जब रिजोल्यूशन की बात हो जाएगी तो 2kp cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos थीटा। यहां पर इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, kp cos, ये फिर हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल की वैल्यू लेकर के यहाँ पे पुट कर दीजिए। ई एक्सियल कितना है, 2kp cos थीटा अपॉन आर का क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन आर का क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए kp आर क्यूब बाहर आ जाएगा, बाहर ले लीजिए, kp अपॉन आर का क्यूब बाहर हो जाएगा, स्क्वायर है तो वो भी बाहर आ जाएगा रूट के। यहाँ क्या रह जाएगा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का
होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, के पी अपॉन आर का क्यूब। के क्या है बेटा, के होता है, आपको पता होना चाहिए, के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। नेक्स्ट यहां पे सॉल्व कीजिए, के पी वेक्टर लगा दीजिएगा, पी पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, के पी अपॉन आर का क्यूब अंडर रूट, इसमें से एक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, आपने एक बाहर ले लिया, एक इसमें से निकाल लीजिए जरा, देखिए ये क्या लिख सकते हैं आप, इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, के पी अपॉन आर का क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारी वैल्यू आ गई, ये हमारा ई नेट आ गया। कितना आसानी से, बहुत ही कम ही स्टेप्स में सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर आ गया या प्रूफ हो गया, सॉल्व मैंने कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट और एंड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल ये वैल्यू आएगी। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पर, यहां पे नोटिस कीजिए कि अब अगर ये थीटा की वैल्यू, ये जो थीटा है, ये थीटा है, अगर मैं इस थीटा को 0 कर दूं, कितना कर दूं, 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कितना, 0 डिग्री, ये ऐसे इस पे आ जाएगा, तो ये आर किधर आ जाएगा, ऑन द एक्सियल लाइन आ जाएगा। तो यहां पर 0 पुट करोगे cos थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, cos 0 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, पुट कीजिए, cos थीटा 0 पुट करेंगे, ई एक्सियल पे आ चुका होगा, किस पे आ चुका होगा, ई एक्सियल पे आ चुका होगा। तो क्या हो जाएगा, के पी 3 × 1 + 1 अपॉन आर का क्यूब, यही है। तो ये क्या हो जाएगा, 2kp 3 + 1 4, रूट के बाहर आएगा 2, आर का क्यूब, ये आर का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो ये क्या सेम वही वैल्यू है जो यहाँ पर है, 2kp अपॉन आर का क्यूब। ये तो कॉस कंपोनेंट वाला है जो हमने सिर्फ डायपोल की वजह से देखा था विदाउट रिजोल्यूशन, सेम वही वैल्यू है, 2kp अपॉन आर का क्यूब। अब अगर आपने ये थीटा 0 लिया, दूसरा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लीजिए, कितना लीजिए, 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0, रूट में कितना है, 1, बाहर आएगा 1, तो kp अपॉन आर का क्यूब हो जाएगा। तो ई नेट कहाँ चला जाएगा, cos 90, ये 90 डिग्री पे जाएगा, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो 90 पे आने की वजह से क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ जाएगा, जो कि वैल्यू हो जाएगी के पी अपॉन आर का क्यूब। इसका मतलब जो हमने डेरिवेशन किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सियल पे भी यही वैल्यू आई थी और इक्वेटोरियल पे यही वैल्यू आई थी। अब जरा एक चीज देखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डायरेक्शन ऑफ नेट ई। तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, tan अल्फा से पता चलेगा, tan अल्फा कैलकुलेट कर लीजिए। tan अल्फा क्या होगा आपका, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर देखिए, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है ना,
ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में क्या है, ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल, ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल। इक्वेटोरियल की वैल्यू क्या है, इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है, और ये एक्सेल की वैल्यू है, पुट कर दीजिए के पी साइन थीटा अपॉन 2 के पी, ये अपॉन में आर का क्यूब, टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर का क्यूब, बेटा आर के क्यूब से आर का क्यूब कट जाएगा, केपी से केपी कट जाएगा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। तो आपका tan अल्फा कितना हो जाएगा, क्या मैं इसको रफ कर दूं यहां से, चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं यहां से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा आपका, tan अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, हाफ tan थीटा। क्लियर होगी बात, यानी आपकी वैल्यू हो गई tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। यहां से आप एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू लिख लीजिए यहां पे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा। दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ ई नेट। ओके, क्या ये समझ में आ गया कि डिराइव कैसे करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों डिराइवेशन मैंने इसीलिए अलग अलग लेक्चर्स में दिए हैं, थोड़ा समय दे के दिया है, क्योंकि ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है और इसको आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको रफ कर दें आप, चलिए। अच्छा एक चीज और देख सकते, हाँ इसमें और एक और चीज है, डिस्कस करते हैं, कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस टाइप का है। ये हमने देखा था कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, क्या है ये, माइनस क्यू है ये, और ये प्लस क्यू है। ये इसका सेंटर पॉइंट ओ है और ये इसका एक्सियल पॉइंट है ना, ई एक्सियल, और ये अब इसका ई इक्वेटोरियल, और ये इसका जनरल पॉइंट कैसा है, एट डिस्टेंस सेम, ये भी सेम उसी आर पे है, आर आर आर, ये इसका ई जनरल। अब देखिए जरा, ई का डायरेक्शन इधर, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी रहेगा तो ई का डायरेक्शन यही रहेगा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए, और परपेंडिकुलर में क्या था, ई का डायरेक्शन इधर था और पॉजिटिव का एक्सियल पे इधर है, ई का डायरेक्शन इधर है, ई का डायरेक्शन इधर है। अगर आप इक्वेटोरियल नीचे लेते हैं तो इसमें भी इधर ही होता है। इसका मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो कुछ इस तरीके से होगा, और इधर पे कुछ इस तरीके से होगा, और इधर से इधर होगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर और आउटसाइड ऐसे।
ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे ही होता है, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में जाकर के एंटर कर जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन ये होता है। जनरल पॉइंट का याद कीजिए, मैंने इसीलिए इसको ड्रॉ किया था कि नेट इसका किधर आता था, ऐसे आता था, है ना। तो ये जैसे जैसे पॉइंट घूमता जाएगा तो ये नेट इधर घूमता चला जाएगा। क्लियर होगी बात? ये बात समझ में आई? जैसे जैसे आप इधर आएंगे तो ये वाला डायरेक्शन किधर चला जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये फिर ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे घूम जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, रफ कर दें। चलिए अब जरा एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन में आपको डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी गई है। वो कितनी दी गई है? 2 × 10⁻⁸ 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। डायपोल मोमेंट का यही होता है, बिल्कुल। और आर दिया गया है आपको 1 मीटर, ठीक है। और बोला गया है कि जो थीटा, इस आर पॉइंट का थीटा है 60 डिग्री। यानी कंडीशन आपको ये दिया गया है कि एक डायपोल मोमेंट है और वो पॉजिटिव चार्ज, ये आर 1 मीटर, और डायपोल मोमेंट P की वैल्यू दी गई है, ये रहा, और ये एंगल थीटा दिया गया है। तो आपको आर डिस्टेंस पे E फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? E नेट फाइंड करना है जनरल पॉइंट पे। वो क्वेश्चन है हमारा। तो हमको E नेट फाइंड करना है एट जनरल पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे, आर इज इक्वल टू एट जनरल पॉइंट। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ई नेट एट जनरल पॉइंट, थीटा कितने थीटा पे? 60 डिग्री पे, और आर की वैल्यू कितना? 1 मीटर। तो अब आपको ई नेट फाइंड करना है। ई नेट का फॉर्मूला अभी आपने देखा था, क्या था ई नेट? ई नेट इज इक्वल टू KP √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन आर का क्यूब। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं आप? बिल्कुल सॉल्व कीजिए। P की वैल्यू क्या लिखते हैं बेटा? P की वैल्यू होती है क्या लिखते हैं? Q, ऐसे लिखा कीजिए, 2QL मत लिखा कीजिए आप क्या लिखा कीजिए? Q इक्वल टू 2L लिखा कीजिए, जिसकी वजह से हम इसको एक साथ लिख सकें। अगर L की वैल्यू यहाँ पे कभी भी दी जाए तो आप इसको L मत पुट कर दीजिएगा, क्योंकि L हाफ होता है, ये पूरा कितना होता है? 2L होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। K क्या होता है? K की वैल्यू होती है, क्या होता है? K इज इक्वल टू होता है, लिखिए 1/4πε0, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। ये आपको पता है? बिल्कुल होता है। तो K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू P की वैल्यू कितनी दी गई है? P की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻⁸ अंडर रूट कॉस थीटा कितना दिया है? 60 दिया है, 3 cos 60 डिग्री प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। आर कितना दिया गया है? 1 मीटर, आर इज इक्वल टू 1 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा? सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसको कैलकुलेट कीजिए। वैसे तो कायदे से पूरा सॉल्यूशन आप ही को करना चाहिए था। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है? 238.1 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? ये -8 है और ये +9 है, तो ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी, न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, 238.1 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन समझ में आया था? ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ जरा पिछले लेक्चर का रिवीजन करके देखते हैं, जरा आपसे बात करते हैं, आपको पता है या नहीं, कुछ याद है पहला या नहीं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये बीच में एक कंडक्टिंग मटेरियल है, कैसा है, कंडक्टिंग मटेरियल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है। आपको क्वेश्चन EFL पे दिया गया है, किस पे दिया है, EFL पे दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे दे रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है। ए समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, सी। ये कुछ लग रहा है ना कि ये आंसर यही होगा, है ना। चलिए सोचिए जरा। और अब ये है डी। देखिए पॉजिटिव इधर की तरफ जाएगा और नेगेटिव फिर ऐसे जाएगा, है ना। कौन सा डायग्राम आपको सही लग रहा है ABCD में से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। आंसर मिल गया। आंसर नंबर ऑप्शन क्या था, ये डी था, और डी ही आपका ऑप्शन करेक्ट है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के ऊपर से क्रॉस नहीं करती, और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के ऊपर, ये भी जा तो रही है, ये तो सही तो हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर जा रहा है क्या सरफेस पे, ये परपेंडिकुलर नहीं है, मेक एन एंगल थीटा है, तो ये भी गलत। ये भी देखिए जब ये निकल रहे हैं तो निकल तो रहे हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द थीटा, ये ऐसा महसूस हो रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन क्या ये एंटर करते समय सरफेस पे थीटा बना रहे हैं ना, 90 डिग्री तो नहीं है, क्योंकि सरफेस से निकलेंगे तब भी 90 डिग्री होना चाहिए, और सरफेस पे एंटर करेंगे तब भी 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में ऐसे है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डायग्राम मिस्टेक का नहीं है, ये भी ठीक है, ये डायग्राम सही है। ऐसे तो सरफेस से क्या है, देखिए 90 डिग्री पे निकल रहा है और 90 डिग्री में ही एंटर कर रहा है, और सरफेस इसकी तरफ भी, इस पे भी सरफेस पे जा रहा है 90 डिग्री और निकल भी रहा है 90 डिग्री से। तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस से कैसा निकलता है, 90 डिग्री, और सरफेस के अंदर भी जाता है तो कैसे जाता है, टेंजेंट के 90 डिग्री ही जाता है, वो थीटा बना करके ना तो निकलता है ना तो एंटर करता है। ये प्रॉपर्टी याद है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं, और बस रिवीजन करते रहेगा बेटा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे सिलेबस को, जितना ज़्यादा नोट्स को बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको उतना ही जल्दी सारा का सारा सिलेबस याद हो जाएगा, और आपके फर्स्ट मेमोरी के पास रहेगा, पीछे नहीं जाएगा, है ना। नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए, वो इतना पीछे चला जाएगा कि आपको रिकॉल करते समय बोर्ड के टाइम में बहुत टफ लगेगा, आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे उसको फिर। क्लियर हो गई बात। चलिए, और वन थिंग मोर, अगर पढ़ाई अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपसे ज़्यादा ज़रूरत आपके दोस्तों को हो इसकी, है ना। चलिए, तो शेयर करने से हम किसी की हेल्प ही करते हैं, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक्स।